नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी लोगों का स्टडी ग्लोब्स पर। इस टॉपिक को आप लोग थोड़ा आराम से ध्यान से समझिएगा कि आखिरकार एक रिसर्जेंट ग्रुप जो है उसने सरेंडर क्यों किया है, मणिपुर के हालात क्या है और क्या वाकई में भारत के अंदर इतने सारे ग्रुप्स काम करते हैं जो कि भारत से अपने राज्य को अलग करना चाहते हैं। ये आज जो हम लोग डिस्कस करना जा रहे हैं यूएनएलएफ, ये एक ऐसा ग्रुप था जो कि मणिपुर की वैली के अंदर काफी ज्यादा एक्टिव था। लगभग 600 से 700 जो लड़ाके थे वो इनके पास में थे और जब भी हम हमला करते थे तो हमला करने के बाद ये म्यांमार के अंदर भाग जाया करते थे। ऐसा क्यों करते थे, क्या इसके पीछे रीजन है? क्या इस ग्रुप के सरेंडर करने के बाद मणिपुर के अंदर तमाम जो ग्रुप्स हैं वो सरेंडर कर देंगे या फिर और भी कई ग्रुप जो है वो एक्टिव हो जाएंगे? आखिरकार मणिपुर की प्रॉब्लम क्या है, इसके बारे में आज हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए सबसे पहले मैं आप लोग को बताता हूं कि आखिरकार हुआ क्या है। देखिए, अमित शाह जो है उन्होंने हाल ही के अंदर एक ट्वीट किया है जिसमें कहा है कि ए हिस्टोरिक माइलस्टोन अचीव, हाल ही के अंदर एक हिस्टोरिक माइलस्टोन जो है उसको अचीव किया है और यूएनएलएफ जो है उसने सरेंडर कर दिया है, जो कि मणिपुर के अंदर दूसरा सबसे बड़ा सबसे पुराना एक ग्रुप था जिसने हाल ही के अंदर पूरी तरीके से क्या कर दिया है, सरेंडर कर दिया। आप लोग देख सकते हैं कि पूरी की पूरी इनकी आर्मी है जिन्होंने हथियार जो है वो डाल दिए हैं और हथियार डालने के बाद इन्होंने कहा है कि हम जो है वो अब एक मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो जाएंगे। मेन स्ट्रीम क्या होती है? मुख्य धारा हम लोग हिंदी में कहते हैं, जिसमें तमाम जो भारत के नागरिक हैं वो भारत सरकार तथा भारत की योजनाओं से, भारत के जितनी भी पॉलिसीज होती हैं, भारत के कानून से जब वो सहमत होते हैं तो हम लोग कहते हैं कि वो मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो चुके हैं। उनको सरकार की तमाम योजनाओं का लाभ भी मिलना शुरू हो जाता है। जैसे आज हम लोग एक आम नागरिक की बात करें, एक आम नागरिक जो है वो भारत सरकार की मेन स्ट्रीम के अंदर इसलिए शामिल है क्योंकि वो भारत सरकार की तमाम पॉलिसीज और कानून से सहमत है और तमाम उन योजनाओं का लाभ उठाना चाहता है जो कि सरकार की तरफ से चलाई जा रही हैं। जो इनके विरोध में होता है तो हम लोग कहते हैं कि वो एक ग्रुप डेवलप कर लेता है। ऐसा ही ग्रुप जो है उसने सरेंडर किया है और वो भारत के एक मेन स्ट्रीम के अंदर शामिल हो चुका है। लेकिन जब भी हम लोग किसी ग्रुप के बारे में बात करते हैं तो आखिरकार उसको एक आतंकी ग्रुप हम लोग क्यों डिक्लेयर कर देते हैं? जब भी कोई ग्रुप सरेंडर करता है उससे पहले उसने कई काम किए होते हैं। खास तौर पर जितने भी जवान होते हैं, इंडियन आर्मी होती है, उसके ऊपर वो हमला करते हैं। जैसे ये जो यूएनएलएफ है, इसने 1 नवंबर 1997 को मणिपुर के सदर हिल्स में सीआरपीएफ के 10 जवानों की जो है हत्या कर दी थी। 13 फरवरी 1999 में मणिपुर के इंफाल में राष्ट्रीय राइफल के 9 जवानों की हत्या कर दी थी। 2022 के अंदर 20 नवंबर को मणिपुर के चुराचांदपुर में सीआरपीएफ के 7 जवानों की हत्या कर दी थी। 13 फरवरी 1999 को मणिपुर के इंफाल में राष्ट्रीय राइफल के 9 जवानों की हत्या कर दी थी। 13 नवंबर 2004 को 6 सुरक्षाकर्मी जो है उनकी हत्या कर दी थी। फिर आप लोग देख सकते हैं कि 12 जवानों की हत्या की, 6 सुरक्षाकर्मी की हत्या की, 10 जवानों की हत्या की। ये जो आप लोग देख रहे हैं, इसमें आप लोग देखेंगे कि जितने भी ये जवान हैं जिनकी भी यहां पर डेथ हुई है, ये सभी के सब या तो पैरामिलिट्री से बिलोंग करते हैं या फिर इंडियन आर्मी से बिलोंग करते हैं। जब भी हमारी सेना के ऊपर कोई हमला करता है और वो भारत का कोई ग्रुप रहता है तो हम लोग उसको एक आतंकी ग्रुप के अंदर डिक्लेयर कर देते हैं कि भारत के अंदर ही एक ऐसा समूह है, रिसर्जेंट ग्रुप है, जो कि भारत के अंदर ही भारत के जवानों पर हमला कर रहा है। इसीलिए हम लोग उस पर बैन लगा देते हैं। सबसे पहले हम लोग लोकेशन के ऊपर चले तो लोकेशन पर आप लोग देख सकते हैं कि मणिपुर जो है वो म्यांमार के बिल्कुल नजदीक स्थित है। अगर हम लोग यूएनएलएफ की बात करें तो जब भी ये हमला करते थे तो मणिपुर से भागकर ये म्यांमार के अंदर चले जाया करते थे। और म्यांमार के अंदर आप लोग को पता ही है कि ऑलरेडी कू लगा हुआ है, सैनिक शासन लगा हुआ है और वहां पर इनको समर्थन मिला करता था। ऑलरेडी मैंने आपका एक लेक्चर लिया था जिसमें मैंने आप लोग को बताया था कि यहां पर जो है वो चिन डिस्ट्रिक्ट स्थित है। चिन स्टेट जो है वो स्थित है और चिन स्टेट से लगभग 5000 लोग भागकर मिजोरम के अंदर आ गए थे क्योंकि म्यांमार की जो सेना है उन्होंने इनके ऊपर एयर स्ट्राइक की थी और वो मिजोरम के अंदर भागकर आ गए थे। तो ये मणिपुर है, मिजोरम है, ये हमेशा एक्टिव रहते हैं इन ग्रुप से और हम लोग हमेशा बात करते हैं कि आखिरकार इन ग्रुप को कैसे खत्म किया जाए। देखिए यहां पर इस मैप को ध्यान से देखिए, आपको थोड़ा हिली रीजन जो है वो चारों तरफ नजर आएगा और बीच में जो है वो है वैली वाला रीजन। वैली के अंदर मैतेई ग्रुप जो है वो काफी एक्टिव है। मणिपुर हमेशा से हिंसा का एक जो है वो बेस रहा है। आप लोगों ने हाल ही में पढ़ा होगा कि मैतेई और कुकी जनजाति जो है उनके बीच में काफी ज्यादा विरोध हुआ था अभी, क्योंकि मैतेई जनजाति जो है वो रहती है कहां पर, वैली के अंदर, और कुकी और दूसरी जनजाति जो है वो पहाड़ों क्षेत्रों के अंदर रहती है।
ठीक है, तो ये मैती वाला क्षेत्र है और यहीं पर यूएनएलएफ जो है वो पूरी तरीके से क्या है, एक्टिव है। और यूएनएलएफ के अंदर एक दो आदमी नहीं, वहां पर लगभग 500-600 जो लोग हैं वो इसके अंदर शामिल है। तो ये पूरा का पूरा टेरेन है मणिपुर का, जहां पर ये पूरी तरीके से एक्टिव थी। तो मणिपुर और सेंट्रल गवर्नमेंट जो है, मणिपुर की गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट ने हाल ही के अंदर एक पीस एग्रीमेंट जो है साइन किया है, वो किया है यूनाइटेड नेशन लिबरेशन फ्रंट के साथ में। और लगभग 6 दशकों से ये ऑलरेडी ग्रुप था और जिसका आज जो है वो एंड हो चुका है। ये मणिपुर का ओल्डेस्ट आर्मेड आउटफिट था, जिसको हाल ही के अंदर इसने क्या किया है, पूरी तरीके से सरेंडर कर दिया है। ये वैली के अंदर ज्यादा एक्टिव था और वैली के अंदर अपने जितने भी काम थे उसको वो अंजाम दिया करता था, लेकिन हाल ही में सरेंडर करने के बाद वो मेन स्ट्रीम में शामिल हो चुका है। इसने ऐसा अनाउंस कर दिया है। देखिए, ये सेकंड ओल्डेस्ट रेबल ग्रुप था, ये सेकंड है, इसका मतलब है कि कोई फर्स्ट भी रहा होगा। इसलिए हम लोग देखते हैं कि इसके यानी कि एक जो नागा नेशनल काउंसिल अंडर आगामी जापू फिजो सिंस 1947, उसके बाद में ये सेकंड एक लार्जेस्ट ग्रुप जो है वो बन चुका था मणिपुर का। बेसिकली क्या है, ये जो टर्म आप लोग देख रहे हैं NSCN, नेशनलिस्ट सोशलिस्ट काउंसिल ऑफ नागा, ये बेसिकली एक काउंसिल काम करती थी जो कि 1980 के अंदर बनी थी। ये दो पार्ट में टूट जाती थी 1988 के अंदर, जहां से दो ग्रुप निकलते हैं, NSCN IM और NSCN K। ये जो IM और K देख रहे हैं ये बेसिकली उनके लीडर्स के नाम हैं। यहां पर दो लीडर एक साथ मिलकर NSCN को बनाते हैं, जिसका नाम NSCN IM होता है, और एक अकेला जो है वो K, जिसका ग्रुप रहता है NSCN K रहता है। और इन्होंने जो है दो ग्रुप के अंदर अपने आप को स्प्लिट कर लिया था और इसमें बहुत सारे, इस कैडर के अंदर बहुत सारे इनके सैनिक जो है, मतलब इनकी तरफ सैनिक रहते हैं, वो इसके अंदर शामिल रहते हैं। यूएनएलएफ के अंदर लगभग 500 से 700 कैडर जो है वो अभी एट प्रेजेंट के अंदर थे, जिन्होंने हाल ही के अंदर सरेंडर किया है, जिसको हेड किया जा रहा था RK अचौ सिंह। ठीक है, ये नाम थोड़े से अटपटे हैं, आप लोग थोड़ा सा देखिएगा। ये जो है वो इसको क्या कर रहे थे, लीड कर रहे थे। अब क्या होता है, थोड़ा समय जो है वो बीतता है। यंग अरबाम समरेंद्र, ये जो है वो मास्टर इन्होंने किया था इंग्लिश लिटरेचर के अंदर फ्रॉम पुणे। तो पुणे से इन्होंने इंग्लिश लिटरेचर के अंदर मास्टर्स की और उसके बाद में यूएनएलएफ जो है इसको फॉर्म किया था 24 नवंबर 1964 को। देखिए कितना पढ़ा लिखा एक व्यक्ति है जो कि एक विरोधी ग्रुप इसको यहां पर पूरी तरीके से एस्टैब्लिश कर रहा है और इंडिपेंडेंट सोशल मणिपुर की बात करता है। ये इनकी मांग क्या है, बेसिकली इनकी मांग ये है कि हम लोग मणिपुर को एक अलग से देश बनाना चाहते हैं। देश बनाकर क्या कीजिएगा, उसकी इकोनॉमी कैसे चलेगी, वहां पर पॉलिसी कैसे क्रिएट होगी, बस अलग एक अनाउंस करने से कोई देश जो है वो नहीं बन जाता है। जैसे आप लोग देखिए कि एक वो संत महात्मा था जिसने कैलाशा एक देश अनाउंस किया था, उसकी हालत देख लीजिए। तो इन्होंने कहा कि हम लोग एक नया देश जो है वो बनाना चाहते हैं, इसीलिए ये ग्रुप बनाया गया है। ये ग्रुप भी जो है वो बेसिकली देखिए, समरेंद्र फॉर्म द फर्स्ट काउंसिल ऑफ यूएनएलएफ विथ ए काबुई नागा। सबसे पहले यहां पर कुछ जातियां हैं, जैसे काबुई नागा है, अहल अबू नागो, एक यहां पर ये जाति देखिए, उसके बाद में एक कुकी जाति है और फिर मैतेई जाति है। यहां से 3 लीडर निकल के आते हैं। एक व्यक्ति होता है चेयरमैन, दूसरा होता है वाइस चेयरमैन और तीसरा होता है जनरल सेक्रेटरी। मतलब ये जो यूएनएलएफ है इसके अंदर 3 पोस्ट है, चेयरमैन, वाइस चेयरमैन और जनरल सेक्रेटरी। तीनों अलग अलग जातियों से निकल कर आते हैं और वहां पर यूएनएलएफ को सहायता करने के लिए आते हैं। इसके बाद में मणिपुर के अंदर केवल यही नहीं और भी कई ग्रुप जो है वो एक्टिव हैं, जैसे पीपल लिबरेशन आर्मी PLA, पीपल्स रिवोल्यूशनरी पार्टी ऑफ कंगलेपाक, है ना, ठीक है, ओके। फिर कंगलेपाक कम्युनिस्ट पार्टी, सॉरी फॉर प्रोनाउंसिएशन, थोड़े नाम अटपटे हैं, ठीक है। फिर देखिए योल कनबा लुप KYKL, फिर कॉरकॉम, इसके साथ में ही आसुक। तो ये 6 ग्रुप जो हैं वो अभी भी वहां पर ग्रुप जो है वो पूरी तरीके से एक्टिव है। मतलब इसके खत्म होने के बाद ऐसा नहीं है कि सारे के सारे ग्रुप जो हैं वो समाप्त हो चुके हैं, ठीक है। तो इससे पहले अर्लियर इन 2008 ऑल द 25 कुकी मिलिटेंट ग्रुप ऑफ द स्टेट साइंड ए सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन एग्रीमेंट विद द सेंटर एंड द स्टेट गवर्नमेंट। हाल ही के अंदर क्या हुआ था कि 2008 के अंदर 25 कुकी जो मिलिटेंट ग्रुप्स था उन्होंने हाल ही के अंदर साइन किया था सस्पेंशन ऑफ ऑपरेशन को लेकर। फिर सून आफ्टर द साइनिंग ऑफ द पीस एग्रीमेंट विथ यूएनएलएफ, उसके बाद में यूएनएलएफ ने एक पीस एग्रीमेंट साइन किया है स्टेट गवर्नमेंट और सेंट्रल गवर्नमेंट के साथ में, ठीक है। और इस बात को अमित शाह
और नरेंद्र मोदी जो है पीएम, उन्होंने इस चीज को ट्वीट भी किया था। तो सरकार ने 13 नवंबर 2023 को हाल ही के अंदर, जैसे हम लोग जिस समय दिवाली को मना रहे थे उस समय ही 13 नवंबर 2023 को मणिपुर के यूएनएलएफ सहित कुल 5 उग्रवादी ग्रुप्स पर लगे बैन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया था। मतलब सरकार ने यूएनएलएफ के ऊपर बैन लगा रखा था। बैन लगाने का कारण क्या है? ये लोग बार बार हमारे जवानों के ऊपर अटैक किया करते थे, इसीलिए इनको बैन को 5 साल के लिए और बढ़ा दिया। केवल यही नहीं, इसके साथ में 5 और ग्रुप थे, साथ ही 5 अन्य उग्रवादी ग्रुप पर भी जो है वो बैन लगा दिया गया था। अब जैसे ही बैन लगता है तो इनकी तरफ से ये अनाउंसमेंट होती है कि हम जो है वो अपने आप को सरेंडर करेंगे और पूरी तरीके से खत्म कर लेंगे। मतलब अब जो है सरकार के खिलाफ हमारी कोई भी पॉलिसी नहीं रहेगी। आगे से हम और हमारे जितने भी गुट के अंदर शामिल जो लोग हैं वो कोई भी उग्रवादी घटना जवानों के खिलाफ नहीं करेंगे। मतलब हम लोग सरकार की पॉलिसी से सहमत हैं और आगे मेन स्ट्रीम के अंदर सरकार का साथ देते रहेंगे, ठीक है। और ये जो बैन है वो 13 नवंबर 2023 से ही लागू हो गया था, मतलब उसी दिन से जो है इसको लागू कर दिया गया था। तो यूएनएलएफ ने सरेंडर कर दिया है। अब देखना ये होगा कि बाकी बचे हुए जितने भी और ग्रुप हैं वो कब तक सरेंडर करते हैं। देखिए आज नहीं तो कल उनको सरेंडर करना ही पड़ेगा, क्योंकि भारत सरकार की जो नीतियां हैं, पॉलिसीज हैं, वो वाकई में बहुत अच्छी हैं। उन लोगों को भी धीरे धीरे पता चलता है जैसे वो एजुकेट होते हैं। क्योंकि क्या होता है कि एक बेहतरीन एजुकेटर जो होता है, एजुकेटर मतलब उनको सिखाने वाला, जैसे मैं आपको सिखा रहा हूं वैसे उन लोगों को सिखाने वाला होता है, तो वो हमेशा उसकी बात से सहमत होते हैं। वो उनका ब्रेन वॉश करता है और ब्रेन वॉश करने के बाद वो कहता है कि भाई आप जो है वो भारत से अलग होने के लिए काम करिए। इसीलिए उनको एक मेन स्ट्रीम से वो दूर की तरफ ले जाता है और धीरे धीरे उनको समझ में आता है कि हम लोग वाकई में एक गलती कर रहे हैं, और उसके बाद उन्होंने सरेंडर करना शुरू कर देते हैं। चलिए, आई होप आप लोगों को लेक्चर जो है वो क्लियर हो चुका होगा। आप हमारे लिमिटलेस लीडरशिप कोर्स के साथ में जुड़ सकते हैं। 1 दिसंबर से ये कोर्स जो है वो शुरू हो चुका है, मतलब आज से इस कोर्स की शुरुआत हो चुकी है। आप लोग इस कोर्स के साथ में जरूर जुड़िएगा। टेलीग्राम चैनल है दीपक इंद्रा ऑफिशियल, आप लोग यहां पर ज्वाइन कर लीजिए। आप लोगों के लिए एमसीक्यू क्विज वगैरह यहां पर अवेलेबल रहेंगे। इसके साथ में ही लेक्चर्स का नोटिफिकेशन भी आप लोगों को मिल जाएगा। मिलते हैं आप लोगों से अगले सेशन में, तब तक के लिए धन्यवाद। थैंक यू। जय हिंद।